पश्चिम एशिया में जंग के हालातों पर पीएम मोदी ने पहली बार सार्वजनिक बयान दिया। लोकसभा में 25 मिनट की स्पीच में उन्होंने कहा कि इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है, इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। पीएम ने कहा, हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं, अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धैर्य के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है। यही हमारी पहचान है और यही हमारी ताकत है। पीएम ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि देश में तेल गैस संकट ना हो। इसके लिए 27 की जगह अब 41 देशों में इंपोर्ट कर रहे हैं। पश्चिम एशिया में 1 करोड़ भारतीय रहते हैं, उनकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। केंद्र सरकार 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने की तैयारी में है। इसके लिए संसद के मौजूदा सत्र में 2 बिल लाए जा सकते हैं। इन बिलों के जरिए महिला आरक्षण लागू करने की मौजूदा शर्त में बदलाव किया जाएगा। इससे लोकसभा में सदस्यों की संख्या बढ़कर 816 हो सकती है। वहीं महिला सांसदों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 273 हो सकती है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर सहमति बनाने के लिए सोमवार को एनडीए और गैर कांग्रेसी विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बैठक की। सहमति बनने पर बिल इसी हफ्ते पेश किए जा सकते हैं। दरअसल 2023 में महिला आरक्षण कानून संविधान के 196वें संशोधन के रूप में पास हुआ था। इसके तहत महिला आरक्षण नई जनगणना के बाद लागू होना है। बंगाल में एसआईआर की पहली पूरक सूची सोमवार रात करीब 12 बजे जारी हुई। चुनाव आयोग व बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी सीईओ के कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइटों पर इसका लिंक जोड़ दिया गया है। जिनके नाम विधाराचिन की श्रेणी में है, वे ऑनलाइन देख सकते हैं कि उनके नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल हुए हैं अथवा कट गए हैं। चूंकि खबर लिखे जाने तक चुनाव आयोग अथवा सीईओ कार्यालय की ओर से कोई प्रेस नोट जारी नहीं किया गया था, इसलिए इसका पता नहीं चल पाया है कि कितने लोगों के नाम कटे हैं और कितनों के नाम इससे अंतिम मतदाता सूची में जुड़े हैं। अंतिम मतदाता सूची जारी होने के 22 दिन बाद पहली पूरक सूची जारी हुई है। नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का 5वां फेज आज से शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री ने जहानाबाद में सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, पहली वाली सरकार ने कोई काम नहीं किया, पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम को घरों से बाहर निकलने से डरते थे। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कों का बुरा हाल था। जब हम आए तो देखे कितना विकास हुआ है। आज पुल पुलियों का हाल बिछा है, बिजली की समस्या नहीं है। सीएम ने बिना नाम लिए लालू यादव पर हमला बोलते हुए कहा, मैं उनके पास गया था लेकिन वो मेरे नहीं हो सके। वो हटा तो अपनी पत्नी को सीएम बना दिया। उसने महिलाओं के लिए कोई काम नहीं किया। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास 6 फ्लैगस्टाफ रोड के रिनोवेशन पर तय अनुमान से करीब 342% ज्यादा खर्च किया गया। ये खुलासा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार शुरुआत में इस काम की अनुमानित लागत करीब 7.91 करोड़ रुपए थी, लेकिन अंतिम खर्च बढ़कर 33.66 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इसमें से लगभग 18.88 करोड़ रुपए महंगे इंटीरियर, सजावटी और एंटीक सामान पर खर्च किए गए। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक पूरे प्रोजेक्ट में नियमों की अनदेखी, फंड के गलत उपयोग और लागत में भारी बढ़ोतरी जैसी गंभीर अनियमितताएं सामने आई है। यूपी की सियासत से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यूपी सरकार के मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद गोरखपुर की रैली में मंच पर ही फुट कर रोने लगे। जनता को संबोधित करने के दौरान वे रोए और जनता से अपील करते हुए कहा कि हमें मजबूत होना होगा, हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। संजय निषाद ने निषाद समुदाय के वोट छीन जाने का आरोप लगाया। उन्होंने निषाद पार्टी के लिए समर्थकों को खड़े होने को कहा। संजय निषाद ने कल गोरखपुर में रैली निकाली थी, जिसमें बाइक पर सवार होकर वो खुद रैली की जगह पहुंचे थे, लेकिन जब रैली शुरू हुई तो वो निषाद समुदाय के साथ हुई नाइंसाफी की बात करते करते भावुक हो गए। उसके बाद उन्होंने रोते हुए जनता से भावुक अपील की। दिल्ली में कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े रंगदारी मामले में एक नया घटनाक्रम सामने आया है। साकेत कोर्ट में एडिशनल सेशन जज विशाल सिंह की कोर्ट ने पहले डिस्चार्ज किए गए आरोपियों को नोटिस जारी कर कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। जानकारी के अनुसार ये मामला साउथ ईस्ट दिल्ली के सनलाइट कॉलोनी थाने में दर्ज हो मामलों से जुड़ा है, जिनकी जांच बाद में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई थी।
इन मामलों में गैंगस्टर नेटवर्क, हथियार सप्लाई और इंटरस्टेट अपराधियों की मिलीभगत सामने आई थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 23 अप्रैल 2023 को कारोबारी रमनदीप सिंह के घर पर दहशत फैलाने के मकसद से फायरिंग की गई थी। इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी। पुलिस जांच में ये भी सामने आया कि रंगदारी का मैसेज गैंगस्टर अनमोल विश्नोई की तरफ से भेजा गया था, जो कि लॉरेंस विश्नोई गैंग से जुड़ा साबित बताया जाता है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाली गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक महिला और एक नाबालिग में है। पकड़े गए 3 लोगों में बिहार के मुजफ्फरपुर का रहने वाला नौशाद अली उर्फ लालू भी शामिल है। मथुरा से गिरफ्तार आरोपित महिला मीरा मुंबई पुलिस की मुखबिर बताई जा रही है, जबकि फरीदाबाद में पकड़ा गया नौशाद जासूसी नेटवर्क के पूर्व में गिरफ्तार मुख्य आरोपित सुहेल मलिक उर्फ रोमियो का राइट हैंड है। वही नाबालिग दिल्ली कैंट स्टेशन पर सोलर बेस्ड कैमरा लगाने के लिए आरोपितों के साथ गया था। कोलंबिया में एक वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। प्लेन में कुल 110 लोग सवार थे। जानकारी के मुताबिक उड़ान भरते ही विमान हादसे का शिकार हो गया। हादसा दक्षिणी अमेज़न क्षेत्र में पेरू सीमा के पास प्यूर्टो लेगुइजामो इलाकों में हुआ। लोकल न्यूज एजेंसी ब्लू रेडियो ने सोमवार को बताया कि विमान में 110 सैनिक सवार थे। कोलंबिया के रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि देश के दक्षिणी हिस्से में एक लॉकहीड मार्टिन LMTN का हरक्यूलिस C-130 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच अब कूटनीतिक हल की कोशिशें तेज हो गई है और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद संभावित वार्ता स्थल के रूप में उभर रही है। रॉयटर्स के रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ नेताओं के बीच सीधी बातचीत इस हफ्ते इस्लामाबाद में हो सकती है। इजरायली अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि इसी सप्ताह इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के बीच एक ऐतिहासिक बैठक हो सकती है। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र पर्दे के पीछे रहकर दोनों देशों को बातचीत की टेबल पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिका की ओर से उपराष्ट्रपति JD वेंस इस बैठक में शामिल हो सकते हैं।